हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर शुरू करते हैं। झूलन गोस्वामी ने लिया संन्यास। झूलन गोस्वामी ये महिला क्रिकेटर हैं। इन्होंने महिला क्रिकेट टीम में भारतीय महिला क्रिकेट टीम से पहली बार 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला मैच खेला था। पहला मैच इन्होंने खेला था। साथियों, अंतिम मैच भी इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ही खेला। और जब ये आखिरी मैच खेलने के लिए मैदान में उतरी तो इंग्लैंड के पूरी टीम तथा अंपायर इन सभी लोगों ने झूलन गोस्वामी को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। झूलन गोस्वामी एक तेज गेंदबाज थीं, जिन्होंने अपना अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ किया था। अपना अंतिम मैच भी इंग्लैंड के खिलाफ ही खेला और इस अंतिम मैच के लिए फील्ड में उतरने पर इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने एवं अंपायर ने झूलन गोस्वामी को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। 39 वर्षीय झूलन गोस्वामी इन्होंने 68 T20 मैच खेला है, साथ ही अन्य मैच वनडे और टेस्ट भी खेला है और सभी प्रारूपों में झूलन गोस्वामी ने 353 विकेट लिए हैं, जिनमें से 200 विकेट केवल वनडे से इन्होंने लिया है। 200 विकेट वनडे से लिया है, यानी कि वनडे में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड विश्व में इन्हीं के पास है। यानी अभी तक कोई भी महिला खिलाड़ी 200 विकेट नहीं ले पाई है। साथियों, यहाँ पे प्रश्न कैसे आएंगे? यहाँ पर प्रश्न आएंगे कि झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित हैं? तो शायद ये सबसे आसान प्रश्न होगा, क्योंकि लगभग सबको पता होगा कि ये क्रिकेट से संबंधित हैं। लेकिन अगला प्रश्न ये पूछा जाएगा कि इन्होंने अपना पहला मैच कब खेला था? तो पहला मैच खेला था 2002 में। अपना पहला मैच किसके खिलाफ खेला था? तो अपना पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। इन्होंने अपना अंतिम मैच किसके खिलाफ खेला? तो अंतिम मैच भी इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेला। इन्होंने टोटल कितना विकेट लिया है? तो 353 कुल विकेट इन्होंने लिया है। और 200 विकेट वनडे में लिया है, जो महिला गेंदबाज का एक रिकॉर्ड है। और ये रिकॉर्ड इनके नाम है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इंग्लैंड के टीम ने इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया।
ऑनर से सम्मानित किया। 39 वर्षीय झूलन गोस्वामी ने अपने कैरियर का शुरुआत और अंत दोनों इंग्लैंड के टीम के खिलाफ किया था। अगला पॉइंट है वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक। वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक पहली बार वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक या दुनिया भर के जो वित्तीय संस्थान हैं या वित्तीय केंद्र हैं इनके प्रतिस्पर्धा को केंद्रित करता है। प्रतिस्पर्धा को केंद्रित करता है और वित्तीय केंद्र के रूप में प्रतिस्पर्धा के आधार पर रैंकिंग जारी किया जाता है। यानी ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स 32, ये 32 जो है वो इस बार का संस्करण है। 2022 का सेकेंड फेज का संस्करण है। यानी कि साल में 2 बार, वर्ष में 2 बार ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स जारी किया जाता है। पहली बार 2007 में जारी किया गया था। 7 में यह रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था। – 2007 में प्रकाशित किया गया था और वर्ष में 2 बार प्रकाशित किया जाता है। इसलिए जो ग्लोबल फाइनेंस सेंटर इंडेक्स 32 नाम से रिपोर्ट जारी किया गया है, यह 32वां संस्करण है। यह 32वां संस्करण है। ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स में न्यूयॉर्क जो है न्यूयॉर्क शीर्ष पे है। यानी वैश्विक निवेशकों और वैश्विक व्यापार केंद्र के रूप में न्यूयॉर्क सबसे सुटेबल और सबसे व्यवहारिक स्थान है। और इतना ही नहीं, न्यूयॉर्क लगातार 4 वर्षों से शीर्ष पर बना हुआ है। लगातार 4 वर्षों से शीर्ष पर बना हुआ है। और नंबर 2 और नंबर 3 स्थान लंदन है और नंबर 3 पर सिंगापुर है। यानी टॉप 3 रैंक में देखा जाए, टॉप 3 रैंक में देखा जाए तो नंबर 1 पे हो गया न्यूयॉर्क, नंबर 2 पे हो गया लंदन और नंबर 3 पे हो गया सिंगापुर। यानी ये 3 रैंक ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स के रूप में क्रमशः हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स 32 के रूप में इनका क्रम है। कहा जाता है कि यदि आपने युद्ध या किसी विद्रोह या किसी आक्रमण का यदि दंश झेला है या इसको आगे बढ़ करके इसमें योगदान किया है तो आपका स्थान व्यापार के लिए व्यवहारिक नहीं माना जाता। और इसका परिणाम आप यूक्रेन युद्ध से जो मॉस्को है इसकी रैंकिंग में देखा जा सकता है। यूक्रेन युद्ध के पहले जो मॉस्को की रैंकिंग 22वीं थी वह गिर करके 73वीं हो गई है। यानी इस सूचकांक में मॉस्को का रैंक अब 73वां हो गया है,
पहले यह 22वीं हुआ करता था और कारण रैंक का गिरने का यूक्रेन युद्ध है। यानी इसमें इन्वेस्टर यानी निवेशक और व्यापारिक औद्योगिक वर्ग ऐसे जगह जाने से कतराते हैं जहां युद्ध का माहौल हो या अशांति का माहौल हो, युद्ध का माहौल हो या अशांति का माहौल हो, अशांति का माहौल हो। अब इसमें भारत का स्थान किसका क्या है? क्या भारत का भी कोई ऐसा स्थान है जिसे कोई रैंक प्राप्त हुआ है? तो नई दिल्ली और मुंबई को 2 स्थान इस रैंक में दिया गया है, जहां नई दिल्ली को 68वां स्थान प्राप्त हुआ है, वहीं मुंबई को 70वां स्थान प्राप्त हुआ है। यानी मुंबई 70 स्थान पर है और नई दिल्ली 68 स्थान पर है। ये 2 क्षेत्र भारत के ऐसे हैं जो वित्तीय स्थिति को दर्शाते हैं, यानी कि पूरे विश्व में सबसे बेहतर व्यापारिक गतिविधियां न्यूयॉर्क में होती हैं। और यहाँ पे प्रश्न अब कैसे पूछे जाएंगे? तो प्रश्न पूछे जाएंगे कि वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक पहली बार कब जारी किया गया था? तो 2007 में पहली बार जारी किया गया था। ये वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है और वर्तमान का 32वां संस्करण है। 32वां संस्करण है। नंबर 1 पर न्यूयॉर्क है, नंबर 2 पे लंदन है, नंबर 3 पर सिंगापुर है और मास्को 22वीं रैंक से गिर करके 73वां हो गया है। पहले 22वीं था, फिर यूक्रेन संकट की वजह से रैंक इनका 73वां हो गया है, यानी काफ़ी पिछड़ गया है। भारत की स्थिति में नई दिल्ली का स्थान है 68वां और मुंबई का स्थान है 70वां। पहली बार ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स 2007 में जारी किया गया था। अंबेडकर सर्किट अगला पॉइंट, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इन्होंने भारत के संविधान बनाने में जो योगदान अपना दिया वो अमूल्य है, अतुलनीय है, अद्भुत है। यानी इनके योगदान को सराहा जा सकता है और केवल इन्हें धन्यवाद दिया जा सकता है, इसके आगे कोई शब्द नहीं है। इन्होंने जो भारत देश को अपना अतुलनीय योगदान दिया है उसके सम्मान में, यानी समाज के अन्य वर्गों को ध्यान में रख करके इन्होंने जो अपना आधार भारत के संविधान के लिए समय निकाल करके विश्व के 60 देशों का संविधान का विवरण रख करके जो अपना योगदान दिया है, इनके सम्मान में भारत के संसद ने 2016 में अंबेडकर सर्किट बनाने के लिए प्रस्ताव पेश किया था संसद में। और इस प्रस्ताव में कहा गया था कि अंबेडकर सर्किट को ध्यान में रख करके पंचतीर्थ की संकल्पना व्यक्त की गई थी। यानी इस पंचतीर्थ में अंबेडकर महोदय से जुड़े हुए सारी गतिविधियां, चाहे वो जन्म से संबंधित हों, चाहे वो मृत्यु से संबंधित हों, चाहे एजुकेशन से संबंधित हो या अपने कार्य पद्धति से संबंधित हो, जितनी प्रकार की गतिविधियां अंबेडकर जी से जुड़ी रही हैं उन सारी गतिविधियों को लेकर के एक पंचतीर्थ का कॉन्सेप्ट लाया गया। और उस पंचतीर्थ के कॉन्सेप्ट को आधार देने के लिए अभी हाल ही में 2022 में सारी व्यवस्थाओं को मान्यता दिया गया है, जो कि धर्मशाला में, दिल्ली में धर्मशाला है, धर्मशाला में राज्य पर्यटन मंत्रियों की एक सम्मेलन चल रहा था जो 3 दिवसीय था। उस सम्मेलन में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री
जी किशन रेड्डी, याद रहे केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, इन्होंने अंबेडकर सर्किट को कवर करने के लिए विशेष पर्यटन ट्रेन की घोषणा किया। यानी कि अंबेडकर सर्किट को ध्यान में रख करके एक विशेष पर्यटन ट्रेन का आधार दिए जाने की बात कही गई है। इसके अलावा एक बात और कही गई कि बजट सत्र प्रारंभ होने के पहले देश भर में नेशनल टूरिज्म पॉलिसी लागू कर दी जाएगी। यानी कि जो अब नेशनल टूरिज्म पॉलिसी लागू की जाएगी उसका जो आधार है वो ये होगा कि विकास भी और विरासत भी, मतलब विकास भी और विरासत भी के तर्ज पर नेशनल टूरिज्म पॉलिसी को लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार ने 2016 में अंबेडकर सर्किट या पंचतीर्थ का प्रस्ताव पेश किया था। याद रहे कि इस पंचतीर्थ में जन्मभूमि महू, इनका मतलब जन्म महू में हुआ था, तो जन्मभूमि महू, शिक्षा भूमि लंदन और चैत्य भूमि मुंबई और दीक्षा भूमि नागपुर और महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली, यानी दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी, की जगह शामिल है। यानी कि महू, नागपुर, लंदन, दिल्ली और मुंबई, ये 5 जगह ये जो पंचतीर्थ कॉन्सेप्ट है इसमें शामिल हैं। और दीक्षा भूमि को यानी नागपुर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में मान्यता दिया गया है, यानी विकसित किया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ संसद के सेंट्रल हॉल में अंबेडकर के चित्र का अनावरण भी किया गया। तो अंबेडकर से संबंधित जो प्रश्न आने वाले हैं, अंबेडकर साहब से संबंधित जो प्रश्न आएंगे वो 6 से 7 प्रश्न बनने वाले हैं। इस प्रश्न में सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि अंबेडकर सर्किट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो पंचतीर्थ के नाम से जाना जाता है। ध्यान रहे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान ये सब शामिल नहीं हैं, केवल 3 राज्य शामिल हैं और एक वैदेशिक देश शामिल है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो अंबेडकर जी के बारे में यानी कि अंबेडकर सर्किट के बारे में किस नाम से जाना जाता है, तो पंचतीर्थ के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री का नाम पूछ सकता है, तो जी किशन रेड्डी साहब हैं। अंबेडकर सर्किट को इसके लिए एक ट्रेन तैयार किया गया है, उसका नाम है विशेष पर्यटन ट्रेन या अंबेडकर सर्किट ट्रेन कह सकते हैं। अंबेडकर सर्किट को जोड़ेगा। बजट सत्र से पहले नेशनल टूरिज्म पॉलिसी को लागू किया जाएगा। यह किसके तर्ज पे बनेगा? तो तर्ज है विकास भी और विरासत भी, यह टैगलाइन है। इसी के तर्ज पर नेशनल टूरिज्म पॉलिसी लागू किया जाएगा। पहली बार इसका प्रस्ताव कब लाया गया था? तो केंद्र सरकार के द्वारा अंबेडकर सर्किट या पंचतीर्थ प्रस्ताव 2016 में लाया गया था। और पंचतीर्थ में इसका जो कॉन्सेप्ट है पंचतीर्थ का, इसमें जो 5 जगह हैं वो कौन कौन शामिल हैं? जन्म के आधार पर महू है, शिक्षा के आधार पर लंदन है और दीक्षा के आधार पर नागपुर है और महापरिनिर्वाण मृत्यु के स्थान पर दिल्ली है और चैत्य के स्थान पर मुंबई है।
यानी इनके जो कार्य पद्धति थी वो 5 जगह से संबंधित है और इसलिए इसे पंचतीर्थ में शामिल किया गया है। और साथ ही दीक्षा भूमि यानी नागपुर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में, इंटरनेशनल टूरिज्म सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है और संसद के सेंट्रल हॉल में अंबेडकर के चित्र का अनावरण भी किया गया है। अंबेडकर साहब के चित्र का अनावरण संसद के सेंट्रल हॉल में किया गया है, सेंट्रल हॉल में किया गया है। साथियों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।